हेलो दोस्तों, इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम में नंबर से आपको रूबरू कराया। बहुत सारे कंफ्यूजन्स होंगे जो आपके क्लियर हो गए होंगे। आज हम इसी पर बेस्ड कुछ स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आपको बताएंगे जो आपके आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, सीटेट में, यूपी टेट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो लैंग्वेज बेस्ड होते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले कुछ बेसिक टाइप के क्वेश्चन है। बेसिक का कहने का मतलब ये है कि जो आपके नंबर सिस्टम में नंबर से रिलेटेड जो फैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए, और अगर आपके वो क्लियर हैं तो उसी के माध्यम से आप जितने भी कथन आधारित क्वेश्चन हैं उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है कि कथनों पर आधारित क्वेश्चन, हम क्वेश्चन को ले रहे हैं। हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं कि सभी सम संख्याएं अभाज्य होती हैं। सबसे छोटी सम संख्या एक अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या एक सम संख्या है। -1 सबसे छोटा ऋण पूर्णांक है। देखिए, ये चार स्टेटमेंट आपको दिख रहे होंगे और इस चार स्टेटमेंट में आपको सत्य और असत्य की पहचान करनी है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको इस क्वेश्चन को लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम क्वेश्चन का ऑपरेशन शुरू करते हैं। देखिए, कभी भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में जब दो बातों का रिलेशन दिया हो तो आप दोनों ही बातों को अच्छे से गौर करेंगे। कहने का मतलब, जो फैक्ट्स हैं उनको आप डिवाइड करके उन सारी चीजों का कनेक्शन जो है आपस में जोड़ोगे। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है पहला स्टेटमेंट कि सभी सम संख्याएं अभाज्य होती हैं। तो क्या सभी सम संख्याएं अभाज्य होती हैं? तो देखिए, एक जो हमने कल बताया था उसमें आपको मैटर कि दो जो है वो सम भी है और अभाज्य भी हैं, और बाकी जितनी भी संख्याएं अभाज्य होती हैं वो सारी क्या होती हैं? विषम होती हैं। तो यहां से इस बात को नोटिस करिएगा कि दो एक ऐसी संख्या है जो सम भी है, वो एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। इसके अतिरिक्त जितनी भी संख्याएं आपकी अभाज्य हैं वो सारी क्या है? विषम है। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट को आप अच्छे से समझिएगा कि सभी सम संख्याएं अभाज्य होती हैं। तो केवल एक सम संख्या जो है, दो है, वो अभाज्य होती है। इस वजह से ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ से? अब हम चलते हैं बी ऑप्शन पे कि सबसे छोटी सम संख्या एक अभाज्य संख्या। तो मैंने बताया कि जब भी रिलेशन के क्वेश्चन हो तो आप इसको अलग अलग डिवाइड करोगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे छोटी सम संख्या एक अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले हम नोटिस करेंगे कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है आपकी? दो है। क्या वो एक अभाज्य संख्या है? तो आप जानते हो कि दो एक अभाज्य संख्या है जो कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। इस वजह से ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब हम तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या एक सम संख्या है। देखिए, इसी को थोड़ा सा क्वेश्चन को, इसका ऑप्शन को थोड़ा सा इसने चेंज किया है। कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या एक सम संख्या है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? दो है, और वो एक सम संख्या है। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि -1 सबसे छोटा ऋण पूर्णांक है। देखिए, इसमें कोई, मैंने ये नहीं बताया कि कोई एक कथन असत्य है या सत्य है। आपको अलग अलग जितने भी कथन हैं उसका पूरा जो आपको ऑपरेशन करना है।
तो यहाँ पर कह रहा है कि -1 सबसे छोटा ऋण पूर्णांक है। तो इस बात को आप समझिएगा कि जब भी नंबर लाइन होती है तो ये 0 है, आगे पॉजिटिव चलता है और इधर क्या चलता है, निगेटिव चलता है। तो यहाँ पर एक बात को आप ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि -1 सबसे छोटा ऋण पूर्णांक है। दोस्तों यहाँ पर जो 0 है, हमने बताया था कि ये न्यूट्रल इंटीजर है, इसके बाद इसके जितने भी नंबर्स हैं ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और इसके पहले क्या है, ये निगेटिव इंटीजर हैं। और -1 की स्थिति आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर -1 है, इसके बाद -2 है, -3 है। इसका मतलब नेगेटिव में आप जब नंबर देखोगे तो -2 जो है वो -1 से बड़ा है कि छोटा है, पहले इस बात को आप समझोगे। तो रियलिटी में माइनस का सिस्टम ये होता है कि नंबर जब नेगेटिव में बढ़ते जाते हैं तो वो वास्तविकता में क्या होते हैं, वो छोटे होते जाते हैं। इसका मतलब ये क्लियर है कि -1 जो है वो -2 से क्या है, आपका बड़ा है। और इसका मतलब ये जो सबसे लास्ट नंबर माइनस का है, ये -1 है। इसका मतलब -1 जो क्या है, सबसे छोटा ऋण पूर्णांक ना होके वो सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया, आपका गलत हो गया। तो यहां से बिल्कुल क्लियर आप समझिएगा। इसी पे बेस्ड में कुछ और क्वेश्चन आपको बताना चाहता हूं कि क्वेश्चन में पूछता है कि सबसे छोटा सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, पूर्ण संख्या कौन सी होगी। तो दोस्तों सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, तो देखिए, और इसके अलावा सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होगी, इस बात को भी आप नोटिस करिएगा। इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। तो देखिए, प्राकृत संख्या में हमने आपको बताया था कि जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। प्राकृत संख्या होती है, इसका मतलब ये 1 से स्टार्ट होगा और ये कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और यहाँ पर 0 भी काउंट हो जाता है, 0 भी ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझिएगा। कभी कभी फैक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और क्वेश्चंस भी हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों भाज्य संख्या के बारे में हमने आपको बताया था कि भाज्य संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जो एक के और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरे नंबर से भी कट जाए। तो यहां पर देखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, तो आप अगर हम 1 से काउंट करें तो 1 2 3 4, हम इन्हीं चारों नंबर पर डिस्कस करेंगे और यहां से सबसे छोटी की गणना हम जो है वो आसानी से कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बताया कि भाज्य संख्या की बात कर रहे हैं। भाज्य संख्या क्या हमने बताया था कि कम से कम उसके 3 गुणनखंड होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, एक ना तो भाज्य है और ना तो अभाज्य है, इसका मैं पहले ही इसका चर्चा कर चुका हूं। 2 जो है वो अभाज्य संख्या है। 3 का भी जो गुणनखंड बनेगा वो 3 इंटू 1 बनेगा, 2 का 2 इंटू 1 बनेगा और 4 के 3 गुणनखंड होंगे, 1 2 और 4 होंगे। तो यहां से ये बात बिल्कुल क्लियर हुई कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, आपकी 4 होगी। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर किए रहिएगा। क्लियर है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 2 होगी। इसके बारे में डिस्कस पहले ही मैं कर चुका हूं। अब हम आगे चलते हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसके बारे में मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। पाई की वैल्यू जो 22/7 है वो क्या है, वो एक परिमेय संख्या है। तो इस पे हम आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि आप कैसे जानोगे कि ये परिमेय संख्या है। दोस्तों 22/7 को जब आप डिवीजन करोगे, तो डिवीजन में लगातार कर रहा हूं, आप इसको देखते रहिए। 7 3 7,
देखिए यहाँ पर जब आप इसको डिवीजन करोगे तो इसमें जो वैल्यू आएगी आपकी वो कितनी आ रही है 3.142857 और इसके बाद देखिए ये 142 ऐसे आपका ये बार बार ये संख्या रिपीट होती रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप एक नोटिस कर रहे होंगे कि इसके बाद यही नंबर जो है वो बार बार रिपीट होगा और जो बार बार आएगा उसको हम क्या कहेंगे बार के रूप में करेंगे और ये हो जाएगा आपका 3.142857 के ऊपर क्या लग जाएगा ये बार लग जाएगा। और बार का कॉन्सेप्ट मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी कोई नंबर बार में होता है तो उसको आप बाई 9 या 999 के रूप में आप उसको चेंज करके उसको एक फ्रैक्शन के रूप में बना के ये घोषित कर सकते हो कि वो कैसी संख्या है, वो रेशनल नंबर है या परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखिए 3। हाँ एक बात मैं और भी बताना चाहता हूँ, पिछले जो लेक्चर में मैंने बताया था अगर पॉइंट के पहले कोई नंबर हो तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि पॉइंट के पहले जो नंबर इसको ऐसे ही लिख लेंगे और जो ये जितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है तो 142,857 अपान तो यहाँ पर बार कितने नंबर के ऊपर लगा हुआ है 1 2 3 4 5 6 इसका मतलब 6 टाइम क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। और जब इसको ये कैसा फ्रैक्शन बन गया, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गया और मिक्स्ड फ्रैक्शन या संयुक्त भिन्न में आप क्या करते हो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो और इसमें ऐड करके बाई नीचे वाली जो संख्या है जो लिख देते हैं। इस प्रकार ये कैसा नंबर हो गया आपका परिमेय संख्या। तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम चलते हैं कुछ और मुद्दों पर डिस्कस करेंगे। कथनों पर आधारित क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं कि दो सम संख्याओं का योग एक सम संख्या होती है, दो विषम संख्या का योग एक विषम संख्या होती है, दो विषम संख्या का योग संख्याओं का योग एक सम संख्या होती है। दो एक सम संख्या और एक विषम संख्या का योग विषम संख्या होती है। देखिए मैं बार बार यही कहता हूं कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन को चाहे जितने फार्म में वो चेंज करे आप उस क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हो। तो यहाँ पर हम पहले स्टेटमेंट की ओर चलते हैं। मैंने बताया जब रिलेशन दिया हो तो दोनों पार्ट आप अलग अलग करोगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं दो सम संख्या का योग, तो दो सम संख्याओं को आप योग करके देख सकते हो। पहली सम संख्या 2 है, दूसरी क्या है 4 है और इसको आपने ऐड किया तो कितना हुआ 6 हुआ। तो एक एग्जाम्पल से आप उस बात की सिद्धता जो है मतलब सिद्धता उसको निर्णायक नहीं दे सकते हो, इसलिए आप एक नंबर और भी चेक करो कि मान लीजिए कि एक सम संख्या आपकी 12 है और दूसरी सम संख्या आपकी क्या है 18 है, तो इसका योग कितना हो गया आपका 30 हो गया। तो यहाँ पर प्रत्येक कंडीशन में आप देख रहे होंगे कि दो ये इवन है ये इवन है, यानी इवन में जब हम इवन जोड़ेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा इवन होगा। इसका मतलब ये कथन आपका बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं दो विषम संख्याओं का योग एक विषम संख्या होती है। तो दो विषम संख्या आप कोई भी ले लीजिए, हम 3 और 5 ले रहे हैं और 3 और 5 में ऐड किया तो कितना आया 8 आया, मतलब 8 आया। हम 5 में 7 ऐड कर रहे हैं, ये भी इवन और ऑड नंबर्स हैं, तो इसका कितना हुआ 12 हो गया। इसका मतलब प्रत्येक कंडीशन में जो इसका रिजल्ट आ रहा है मतलब आपका ऑड और ऑड ऐड होगा तो इसमें जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा इवन आएगा। इसका मतलब इसमें क्या रहा है कि विषम संख्या होगी, इसका मतलब ये जो है आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अब हम चलते हैं दो विषम संख्याओं का योग एक सम संख्या होती है। तो दो विषम संख्या, तो विषम संख्या हम दो ले रहे हैं, हम इसी का उदाहरण ले रहे हैं 3 + 5 और यहाँ पर इसका जो रिजल्ट आया था वो क्या आया था इवन आया था, मतलब सम संख्या आई थी। तो इसका मतलब ये आपका कथन क्या हो गया बिल्कुल सही हो गया। अब हम चौथे पे चलते हैं, एक सम संख्या और एक विषम संख्या का योग विषम संख्या होती है। तो एक सम संख्या कौन सी हो गई, मान लेते हैं 2 मान लिया और एक विषम संख्या हमने मान लिया 3 मान लिया, तो इसको ऐड किया तो कितना हो गया 5 हो गया। ये
आपका इवन है, ये आड है और रिजल्ट आपका क्या हुआ, आड हुआ, तो इसका मतलब एक विषम संख्या होती है, ये आपका सही है। एक उदाहरण और मैं ले रहा हूँ, एक सम संख्या मान लिया मैंने 12 मान लिया और विषम संख्या हमने 13 मान लिया, तो यहाँ पर ऐड कितना आया, ये आपका आया 8 नंबर। इसका मतलब इसकी जो है वो सत्यता निर्धारित हो गई। तो दोस्तों नंबर से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप, उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप सिस्टम पे अपने रहिए, क्वेश्चन अपने आप आसानी से लग जाएंगे। तो आशा है कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। आप लगातार प्रैक्टिस को जारी रखिए। मेरा जो टारगेट है कि आपको मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो फैक्ट हो चाहे वो कॉन्सेप्ट हो, वो अच्छे से क्लियर कराया जाए। तो आप वीडियो को लगातार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।